स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ वर्किंग रूल या फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ मैट्रिक्स 1, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है और तेज़ी से आपको कम समय में आपको पूरी यूनिट को रिवाइज़ करना है, पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करना है। तो एक पैटर्न जिसके बेसिस पर आपको अपना रिवीजन करना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरीके से हर एक यूनिट का फास्ट ट्रैक में एक समराइज मेथड लिखेंगे तो आपको पूरी यूनिट रिवाइज़ हो जाएगी और कम टाइम में आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ भी कर पाएंगे, रिकॉल भी कर पाएंगे एग्ज़ाम से लास्ट मिनट पहले। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक लेकर चल रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स में पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फर्स्ट के सेमेस्टर 1 के मैथ सिलेबस के लिए। तो मैट्रिक्स में टॉपिक ले रहे हैं इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इसमें हम उसका फ्लो चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि किस फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करके चलना है उस ए मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट लेकर चलना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट करना है 1, किस पॉइंट पर, किस प्लेस पर, A11 पर। पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। कैसे? बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो, एडिंग एनी टू रो या सब्ट्रैक्टिंग एनी टू रो। डिवाइड करने से आपको बचना है और ध्यान रहे पूरे क्वेश्चन में आपको ओनली रो ऑपरेशन लगाना है, कॉलम का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको 1 क्रिएट करने के बाद उसके नीचे की एंट्रीज को सबको 0 बना लेना है। किसका यूज़ करके? रो 1 का। पहली रो के यूज़ से नीचे जो भी एंट्री, मान लो यहाँ 2 है या 3 है या 5 है या 7 है, तो इसका मल्टीपल उसमें से माइनस करके 0 बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 1 बन जाए A11 पर, नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 के नीचे की एंट्रीज को 0 भी बना चुके हैं। अब A22 पर 1 बनाना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। वो कैसे? कोई भी 2 रो को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या इंटरचेंज करके। ध्यान रहे इसे 1 क्रिएट करने के लिए आपको इंटरचेंज ऐड करना है कोई भी रो, तो ऊपर वाले का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाली रो को यूज़ करके यहाँ 1 बनाने का प्रयास करें तो बनी बनाई ये 0 बिगड़ जाएगी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 क्रिएट करना है A22 पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब जो ये 1 आपने बना लिया A22 पे, इसके ऊपर की एंट्री और नीचे की एंट्री दोनों को 0 बनाना है, ऊपर भी और नीचे भी। किसका यूज़ करके? रो 2 का। जिस रो में आपने अभी 1 बनाया था सेकंड रो में, या जिस रो के ऊपर नीचे 0 बना रहे हैं, उस रो की हेल्प से ऊपर नीचे की एंट्रीज को सबको 0 बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप में फिर A33 पर यही पैटर्न लगाना है, मतलब पहले आपने 1 बनाया A11 पर, फिर उसके नीचे 0 बनाया, फिर A22 पर 1 बनाया, फिर उसके ऊपर नीचे 0 बनाया, फिर A33 पर 1 बनाएंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम में, फिर ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलना है? जब तक कि ये पैटर्न चलाना है अप टू I, जब तक आपका I ना बन जाए। ध्यान रहे ये जो सारा काम करना है आपको सेम प्रोसेस लेफ़्ट साइड करना है, और ये जो सेम प्रोसेस आपने लेफ़्ट साइड ऑपरेशन लगाए हैं वही सेम ऑपरेशन आपको परफॉर्म करते चले जाना है ऑन राइट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब आप ऐसा करते चले जाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड वाली है वो चेंज होती चली जाएगी। चेंज होते होते लास्ट में एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, जो जिस समय पर यहाँ आई बनेगी तो यहाँ जो मैट्रिक्स क्रिएट होगी दैट विल बी मैट्रिक्स ए इनवर्स, मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेथड टू कन्वर्ट इनटू एक्लन फॉर्म। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। ध्यान रहे एक्लन फॉर्म में आप ओनली रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाता कि कॉलम एक्लन फॉर्म बनानी है, आपको रो एक्लन फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो रो एक्लन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रहे ओनली रो ऑपरेशन, इसमें भी रो ऑपरेशन ही लगेगी। तो सबसे पहले आपको गिवन मैट्रिक्स ए कोई दी हुई है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले A11 पर, दैट मीन्स पहली रो पहली कॉलम में क्रिएट 1 एट A11 बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और इंटरचेंजिंग एनी 2 रो। कोई भी 2 रो को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, इंटरचेंज करके आपको यहाँ पर 1 बना लेना है पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट को। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट को 1 क्रिएट करने के बाद उसके नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। किसका यूज़ करके? रो 1 का यूज़ करके। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब A22 दैट मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम पर आपको 1 बना लेना है, वही 2 रो को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या इंटरचेंज करके। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब यहाँ 1 बन गया तो उसके नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर A33 पर बनाना है, फिर उसके नीचे 0 बनाना है। ये पैटर्न चलता जाना है। ध्यान रहे स्टूडेंट, कब तक जाना है, जब तक कि आपकी अप टू ऑल लोअर रो आर 0, जब तक नीचे की सारी रो पूरी रो में एंट्री 0 ना हो जाए। जैसे यहाँ 1 बन गया और नेक्स्ट स्टेप में आपने नीचे 0 बनाया तो सारी रो 0 हो जाए नीचे की, तो आपको रुक जाना है, वहीं आपका एक्लन फॉर्म बन जाएगी। और एक्लन फॉर्म
बन जाने के बाद आपको रैंक निकालनी है, तो जस्ट काउंट कर लेना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जितनी भी नॉन जीरो रो होगी उनको गिन लेना है, वही मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक्लन फॉर्म जो कहती है डेफिनेशन, वो ये नहीं कहती कि आपका ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो हमेशा 1 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये 1 हम अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं, जिससे कि नीचे 1 के नीचे 0 बनाना आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ 1 होगा तो यहाँ नीचे 2 हो, 5 हो, 13 हो, 11 हो, जो भी हो उसको ईजिली 0 बना सकते हैं। 1 में 13 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 13 है, उसे माइनस कर देंगे, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 1 बना रहे हैं। अदरवाइज़ 1 अगर आपका बनाए बिना नीचे 0 बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो नीचे की एंट्री 0 बनाने के लिए आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा उसी की हेल्प से नीचे 0 बना लेना है। ये जस्ट हमारी हेल्प के लिए है, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन में कई बार आपके रैंक के साथ साथ नलिटी भी पूछ लेता है, तो नलिटी फाइंड करने के लिए हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट, कभी कभी 2 नंबर में ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके लिए फॉर एवरी मैट्रिक्स रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर किसी मैट्रिक्स, जैसे इसी मैट्रिक्स को ये दी है तो उसकी नलिटी निकालनी है, तो आपने रैंक निकाल लिया पहले, रैंक की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो नलिटी निकल आएगी सॉल्व करके। दैट मीन्स नलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में नलिटी निकाल। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड टू कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म या इसी को कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करने का प्रोसेस या फ्लो चार्ट क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म में आपको रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, परमिशन है। ध्यान रहे सिर्फ मैट्रिक्स यही एक मेथड है जिसमें आप किसी क्वेश्चन में रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। कौन से मेथड में, नॉर्मल फॉर्म में, कैनोनिकल में। आपको इन्वर्स निकालने को गए तब भी आप सिर्फ रो ऑपरेशन से क्वेश्चन करेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने को गए तब भी पूरे क्वेश्चन में आप रो ही लगाएंगे। सिर्फ नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन है तो उसमें आप रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। अब करना कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको गिवन मैट्रिक्स ए जो भी गिवन है, आपको उसके A11 यानी कि पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट को 1 बना लेना है। कैसे, कोई भी 2 रो को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या इंटरचेंज करके। सेकेंड स्टेप में आपके क्या करना है, जब यहाँ 1 क्रिएट हो जाए A11 पर, तो उसके नीचे की एंट्रीज को यूजिंग R1 पहली रो का यूज़ करके 0 बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब आपने 1 के नीचे 0 बना लिया तो आप उसके राइट साइड की सारी एंट्रीज को 0 बनाएंगे। किसका यूज़ करके, कॉलम 1 का, जिसमें आपने 1 बनाया था उस कॉलम का यूज़ करके। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब 1 के इधर भी 0 बन गया, अब आपको A22 पर 1 बनाना है, डायगोनल का सेकेंड एलिमेंट 1 बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, जब ये 1 बन जाए तो आपको उसके नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। किसका यूज़ करके, R2 का, सेकेंड रो में 1 बनाया था ना, उसके नीचे की एंट्री 0 बनाने, तो इसलिए R2 का यूज़ करके नीचे की एंट्री को 0 बनाएंगे। फिर इसके इधर, दैट मीन्स आपने पहले यहाँ पहला डायगोनल का एलिमेंट 1 बनाया A11, फिर उसके नीचे 0 बनाया, फिर नेक्स्ट फिर उसके इधर 0 बनाया, फिर आपने डायगोनल का दूसरा एलिमेंट 1 बनाया, फिर उसके नीचे 0 बनाया, फिर इसके इधर 0 बनाया, फिर A33 पर 1 बनाया, फिर उसके नीचे 0 बनाया, इसके इधर 0 बनाया। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, अनटिल द नॉर्मल फॉर्म क्रिएट, जब तक नॉर्मल फॉर्म ना बन जाए। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है भाई, इन चारों में से कोई भी फॉर्म एक बनेगी। दैट मीन्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और बाकी सारी एंट्री 0 हो जाए। दैट यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, चाहे वो 2x2 की बने, चाहे 3x3 की, और बाकी जो भी अगर एंट्री है तो वो 0 हो, वो नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। जैसे ही मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ गई तो आपको उसकी रैंक पता करनी है, तो जस्ट आपको जैसे भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है उसका ऑर्डर लिख देना है, वही मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। मान लो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी और बाकी सब 0 हो गया, तो आपकी मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। 3x3 की बन गई और बाकी सब 0 हो गया, तो रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का फ्लो चार्ट हुआ या प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम मैट्रिक्स में देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कैसे करना है। कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और इक्वल टू में कॉलम मैट्रिक्स, जो इक्वल वाली टर्म्स हैं उसे कॉलम में लिखने हैं। यहाँ ध्यान रहे नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, तो नॉन होमोजेनियस है तो आपका बी वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं आना चाहिए, नल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। मीन्स बी वाले कॉलम में सब जीरो अगर है तो वो होमोजेनियस, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस है। हम नॉन होमोजेनियस की ही यहाँ बात कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, दूसरा स्टेप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको दी हुई जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनी उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखना है और पार्टीशन करके एक लाइन ड्रॉ करके बीच में यहाँ पर बी वाला कॉलम लिख देना है।
ठीक है, बी वाला मतलब इक्वल वाली टर्म वाला कॉलम लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स जो ये ऑगमेंटेड बनकर आई है उसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी डिस्कस किया था वही प्रोसेस एक्लन फॉर्म का लगाना है और उससे इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ही एक्लन फॉर्म बन जाए आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों की रैंक फाइंड कर लेनी है। जैसे ही दोनों की रैंक फाइंड आउट हो जाए, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर देखना है कि इन तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं आ रही है, दोनों मैट्रिक्स मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उस पूरे की रैंक मतलब जब जैसे ही एक्लन फॉर्म बन जाए तो रैंक ढूंढना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको नॉन जीरो रो गिन लेनी है। एक्लन फॉर्म बनते ही जितनी नॉन जीरो रो होगी वही रैंक हो जाएगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तो ऐसे दिख जाएगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की देखनी है तो लास्ट वाले कॉलम को छुपा लेना है, बाकी एक्लन फॉर्म जो फाइनल बनकर आई है उसमें लास्ट वाले कॉलम को हटाकर इतनी मैट्रिक्स का आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नॉन जीरो रो काउंट कर लेना, वो उसकी रैंक आ जाएगी। दोनों रैंक आ जाने के बाद अगर आपकी दोनों रैंक इक्वल नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन लिखकर क्वेश्चन को छोड़ देना है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कह देना। अगर आपका ऐसा आता है कि दोनों की रैंक इक्वल तो आ रही है, मान लो दोनों की 3 आ रही है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी क्वेश्चन में 3 थे, तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये केस बनता है दोनों की रैंक आपस में इक्वल तो है पर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, जितने मान लो दोनों की रैंक 2 आ जाए और क्वेश्चन में वेरिएबल 3 है तो रैंक दोनों की बराबर तो है पर वेरिएबल से कम है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनानी है, अगर सॉल्यूशन कई बार सॉल्यूशन भी पूछ लेता है आल्सो फाइंड सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको जो ये एक्लन फॉर्म फाइनल बनकर आएगी स्टेप 3 में, उस एक्लन फॉर्म से आपको इक्वेशन बना लेनी है टू गेट द सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल की आपको इक्वेशन राइट कर लेनी है एक्लन फॉर्म से। जो एक्लन फॉर्म बनेगी वो इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसी में एक और टॉपिक है, फॉर क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे देगा, फाइंड करने को कहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालने को कहेगा पी और क्यू, जिसके लिए पी ए क्यू इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्म में बने, यानी कि तीनों की प्रोडक्ट नॉर्मल फॉर्म में बने। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पी ए क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, तो ऐसी पी और क्यू दो मैट्रिक्स फाइंड करने को कहेगा। तो उसके लिए प्रोसेस मेथड क्या है वो फ्लो चार्ट से समझते हैं। आपका गिवन मैट्रिक्स मान लो ए है जो कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो सबसे पहले स्टूडेंट एक बात विशेष ध्यान रखनी है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, एम और एन ऑर्डर है, एम रो है और एन कॉलम है, तो आपको ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई एम ए आई एन लिखना है। मीन्स अगर ये जितनी रो है मैट्रिक्स ए की उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिखना है, जितनी कॉलम है उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में लिखना है, आई एम ए आई एन लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स ए है इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही प्रोसेस लगाते हुए जो नॉर्मल फॉर्म का अभी हमने डिस्कस किया था। उसके लिए नॉर्मल फॉर्म में हमने डिस्कस किया था रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। तो क्या प्रोसेस था, सबसे पहले आपको यहाँ पर A11 में 1 बनाना है, उसके बाद 1 बनाने के बाद नीचे की सारी एंट्रीज को क्या बनाना है 0, वही किसका यूज़ करके R1 का। फिर मैंने बताया था 1 के नीचे 0 बना दिया तो आपको राइट साइड 0 बनाना है, किसका यूज़ करके कॉलम 1 का यूज़ करके। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था आपको A22 पर 1 बनाना है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फिर आपको A22 के नीचे 0 बनाना है, देन फिर उसके साइड में 0 बनाना है। ये प्रोसेस कब तक चलना है, अप टू जब तक ये नॉर्मल फॉर्म ना बन जाए। अब आपका ये तो नॉर्मल फॉर्म बन गया, अब हर स्टेप में आपको एक और काम करना है, साथ ही साथ करना है स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि पहले ये कर लिया और ये फिर बाद में ये करें, कई बार ऐसा होता है ये तो कर देते हैं और सेम ऑपरेशन इधर लगाना मुश्किल भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जो भी आपने इधर ऑपरेशन लगाए हैं सेम वही ऑपरेशन आपको इस साइड वाली 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, तो जब इधर कोई रो लगा रहे हैं तो सेम वही रो ऑपरेशन इधर पहली मैट्रिक्स में लगाना है, इन दोनों को एज इट इज़ लिख देना है, ए और आई को, लास्ट वाली 2 को। फिर जब यहाँ कोई कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे इस साइड, जैसे इधर 0 बनाने का प्रयास करें तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दोनों को सेम रखना है और यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लास्ट वाली में लगाना है। ये प्रोसेस चलते चले जाना है। कब तक चलते चले जाना है, जब तक आपकी इस साइड नॉर्मल फॉर्म ना बन जाए, और वही ऑपरेशन इधर लगाना। ध्यान रहे जब यहाँ कोई रो लगेगा इस साइड तो वही रो इधर लगेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। जब इधर कुछ कॉलम लगेगा तो ये लास्ट में सेम कॉलम ऑपरेशन लगेगा इस वाली में और ये दोनों सेम रहेंगे। इस तरीके से आपकी ए कभी चेंज नहीं होगी और ये दोनों चेंज होते होते लास्ट में 2 मैट्रिक्स पी और क्यू मिल जाएंगी कंपेयर करके। यहाँ से जैसे ही पी और क्यू मिल जाए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से कंपेयर करके पी और क्यू मैट्रिक्स लिख देंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ए में आपको सिर्फ रो ऑपरेशन लगाते हैं, पहले यहाँ 1 बनाते हैं, जो आपने इन्वर्स बना का मेथड बना वही लगा देते हैं कि 1 बनाया 1 के नीचे 0 बनाया, फिर 1 बनाया ऊपर नीचे 0 1 बनाया ऊपर नीचे, वो भी सही है। आप सिर्फ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपका सिर्फ ये चेंज होगा और ये चेंज नहीं होगा, ये आई एज इट इज़ आता चला जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो दोनों मैट्रिक्स पी और क्यू हैं, क्योंकि सबके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए पी और क्यू मैट्रिक्स सबकी सेम आए ऐसा श्योर नहीं है। तो इस वजह से क्वेश्चन में टीचर की जज करने के लिए, क्योंकि टीचर तो आंसर तो सबके डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए टीचर इसके साथ क्वेश्चन ऐड कर देता है कि आल्सो फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर आपने सही किया होगा तो जो रैंक है वो तो सभी की सेम आएगी। पी और क्यू भले ही अलग हो सकते हैं, पर यहाँ से नॉर्मल फॉर्म बनने के बाद जो रैंक है मैट्रिक्स ए की वो सेम आएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपका क्वेश्चन में कहा जाता है कि पी ए क्यू इज इक्वल टू आई में कन्वर्ट करो, तो आपके साथ एक क्वेश्चन और क्या ऐड कर देता है, ए इनवर्स फाइंड करने को कह देता है। उस केस में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस लगाना है, और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म की जगह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी उस क्वेश्चन में। ठीक है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो आपको ए इनवर्स चाहिए, तो ये फार्मूला लगा देना, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू जो यहाँ से निकला और पी जो यहाँ निकला, दोनों की इंटू कर देंगे, ए इनवर्स निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका पी ए क्यू वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी खत्म हुआ इस रिवीजन। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन अगर आता है तो वो कैसे करना है। पहले तो आपको स्टेटमेंट इसका जरूर याद रखना है, 2 नंबर में स्टेटमेंट लिखने को आ जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है। अब इसका क्वेश्चन करने का वर्किंग रूल या स्टेप क्या है, तो स्टेप ये है, मान लो क्वेश्चन में कहेगा कि फॉर गिवन मैट्रिक्स ए वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम हेंस फाइंड ए इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन में दे देता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे भाई, फार्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। ध्यान रहे कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं आता तो कम से कम फार्मूला जरूर लिखना है, आता है तब भी फार्मूला जरूर लिखना है। थ्योरम है तो थ्योरम के अंदर वेरीफाई करने को कह रहा है, भले ही वेरीफाई करने को कह रहा है, आप स्टेटमेंट जरूर लिखो, क्योंकि नंबर मिल जाते हैं भाई, इसके नंबर मिल जाते हैं। अगर कुछ गलती की है तो कम से कम स्टेटमेंट के नंबर दे देगा टीचर। ठीक है। तो स्टेटमेंट और फार्मूले जरूर लिखने हैं हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिर ये ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है जस्ट सब्ट्रैक्ट लैम्डा फ्रॉम A11 A22, मीन्स डायगनल के जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगनल, उसमें से आपको लैम्डा माइनस करना है और बाकी सब वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देना है। दैट मीन्स ऐसे ये बनेगा ए माइनस लैम्डा, A11 माइनस लैम्डा, बाकी ये एज इट इज A21 A22 माइनस लैम्डा, मतलब ये डायगनल वाले एलिमेंट में से लैम्डा माइनस कर देना जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपकी ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स आएगी, उसका डिटरमिनेंट निकालकर 0 के इक्वल रख देना है, तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। आप लोगों को क्लास नोट्स में मैंने दूसरा भी एक तरीका बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का, जिसमें गलती होने के चांस कम है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। पर ध्यान रहे यहाँ एक विशेष बात, सावधान रहें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रॉन्ग हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम अगर लग जाए कोई बात नहीं है, पर ये इक्वेशन को करेक्ट लाना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका स्टेप 2 में आपको क्या करना है, टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, जो भी आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में बनकर आएगी, आपको जस्ट प्रूफ करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि लैम्डा बराबर है, इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जहाँ भी ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, कैले-हैमिल्टन वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें सब जगह लैम्डा इज इक्वल टू ए रख देना है। और ये जो कॉन्स्टेंट होगा यहाँ 1 4 या कुछ नंबर होगा, तो आपको कॉन्स्टेंट नहीं लिखना है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट इंटू आई लिखना है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमें प्रूफ करना है कि इक्वेशन वैल्यू इक्वल टू 0 बनेगी। अगर आ जाती है तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम की बात वेरीफाई हो जाएगी। तो ये स्लोगन लिख देना है, टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, हमें ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब आगे कैसे करना है, स्टेप नेक्स्ट में जाकर आपको ये जो इक्वेशन है उसे वेरीफाई करने के लिए ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ए क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल देना है, ए स्क्वायर इंटू ए करके ए क्यूब निकाल देना है। ये सब वैल्यू निकालने के बाद जो आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड में टर्म बन रही थी, उसमें सब में ये वैल्यू रखकर सॉल्व करके दिखा देना, भाई 0 आ रही है। एग्जाम में नहीं भी आया तो लिख जरूर देना, क्योंकि कैले-हैमिल्टन थ्योरम कभी फेल नहीं होती, तो 0 आएगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करिए, ये वाली बात आपको इसमें दोनों तरफ ये वाली बात इसमें दोनों तरफ ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ना, तो इनवर्स निकालने को कह रहा है। तो अब इस पूरे में दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से। जैसे ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पावर n थी, एक पावर घट जाएगी, n-1 थी, एक पावर घट जाएगी, कम होती चली जाएगी। और आपका यहाँ ए एन के इंटू में आई से इंटू करेंगे, आई के साथ ए इनवर्स की इंटू होगी तो ए एन इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, राइट साइड 0। यहाँ से सॉल्व करके आपको ए इनवर्स वाले टर्म को एक साइड रखना है, बाकी सब दूसरी साइड। आपको ऊपर ये ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह जब तुम निकाल चुके होगे वो यहाँ रख देंगे, तो सॉल्व करके ए इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी, मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकल जाए।
तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल देना है। कभी कभी कैलमिंटन थ्योरम की हेल्प से आपको एडजॉइंट भी पूछ लेता है, तो आपको उस केस में ये ए इन्वर्स निकालने का काम ऐसे ही करने के बाद ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है वो लिख देना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स होता है। तो ए इन्वर्स जो निकल कर आया उसमें बस ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की इंटू कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल आएगा। तो कैलमिंटन थ्योरम के यूज़ से आपका एडजॉइंट भी निकल गया। तो ये प्रोसेस लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब बात आती है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रिवाइज करेंगे। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो उसे फाइंड आउट करने का वर्किंग रूल या स्टेप क्या है, फास्ट ट्रैक में वही रिवाइज कर रहे हैं। तो हमेशा हमें एक गिवन होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके लिए आपको पहला स्टेप क्या करना होगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। बताया था अभी कैसे निकालनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रखकर ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान रहे, फिर से सावधानी बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक रॉन्ग होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़े दे दो, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करेक्ट निकालो, चाहे डिटरमिनेंट सॉल्व करके निकालो, चाहे दूसरा मेथड मैंने जो बताया हुआ है लैम्डा क्यूब प्लस S1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, वो वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें गलती होने के चांस कम है, तो दोनों से में से किसी से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व करो चाहे फैक्टर करके। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे गलती होने के चांस कम है, बस डेसिमल में वैल्यू ना आए, अगर डेसिमल में आने लगे तो पहले कैलकुलेटर की हेल्प से ना करके वैसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, फैक्टर करके। तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है, तो लैम्डा की वैल्यू जो निकल कर आएंगी दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू, यही आपकी आइगन वैल्यू होगी। अब एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाना है, अगर आपने सही किया होगा तो आपकी एक बात सही चेक मैच हो जानी चाहिए। आइगन वैल्यू जैसे निकला है चेक कर लो करेक्ट आए हैं रॉन्ग, तो वो चेक करने का तरीका क्या है, आइगन वैल्यू जो भी आई है उनको ऐड कर लो, सारी वैल्यू को, मान लो एक 1 आई, एक 3 आई, एक 5 आई, तो सबको ऐड कर लिया। और जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, कोई भी मैट्रिक्स गिवन थी, तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के, ये वाले डायगोनल के जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के, उनको ऐड कर देंगे और ये दोनों सम सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो आपकी आइगन वैल्यू करेक्ट है, यहीं पर चेक हो जाएगा। एक और बात होती है कि आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट अगर करें तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल आनी चाहिए। दोनों में से कोई भी बात चेक कर लेंगे और वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आपने ये श्योर हो जाएगा कि आइगन वैल्यू आपकी करेक्ट आई है। नेक्स्ट फिर आइगन वेक्टर की बात करते हैं। आइगन वेक्टर कैसे निकालना है भाई, जो ये आइगन वैल्यूज़ आई हैं, पहली लैम्डा 1 आई है, फिर लैम्डा 2 आई है, फिर लैम्डा n, इन अलग अलग हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। वो फाइंड करने का, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, जैसे मान लो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 है, कोई वैल्यू मान लो 1 है 2 है, उसके लिए आइगन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो एक कॉलम मैट्रिक्स कंसिडर कर लेनी है। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी क्वेश्चन में दी हुई, 3 रो 3 कॉलम वाली, तो आइगन वेक्टर आपका 3 कंपोनेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें x1 x2 x3 है। 2x2 की है तो 2 होंगे x1 x2, तो आइगन ऐसा एक कॉलम मैट्रिक्स कंसिडर कर लेना है, वही मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा। पर उसके लिए उसको एक फार्मूला होता है, अगर x ये आइगन वेक्टर है तो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स लिखी थी आपने, नहीं लिखी थी तो अब लिख लेंगे। जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा माइनस करेंगे, बाकी सब जैसा है वैसा ही। तो ये तो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हो गई। x ये कॉलम वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू में 0। अब आपको क्या करना है, इस ये जो मैट्रिक्स है इसमें किसके लिए काम कर रहे हैं आप, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ लैम्डा है उसकी जगह पर लैम्डा 1 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि राइट साइड सब 0 है तो होमोजीनियस हुई ना। अब इसे सॉल्व करके आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट x1 x2 x3 की वैल्यू, उसके लिए आप ये क्या काम करेंगे, इसको एक्लन फॉर्म में बदलेंगे। बताया था अभी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ओनली रो ऑपरेशन लगाकर बताया था ना। सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, फिर नीचे 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर नीचे 0। ये प्रोसेस लगाकर आपको इसे एक्लन फॉर्म में बदल लेना है जब, ठीक है। जैसे ही एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपको जो फॉर्म बनी है उससे वापस इक्वेशन बना लेनी है। मान लीजिए ये 2 इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं भाई इक्वेशन को, मान लो ये 2 इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो x1 लिखना है, फिर इक्वल, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, जैसे डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस होता है ना, वैसे ही पहला प्लस लिखा, फिर x2 माइनस में लिखा, फिर इक्वल टू x3 प्लस में। अब x1 के अपोन में क्या लिखना है, जैसे ये इक्वेशन है तो x1 वाले टर्म को छोड़ दो, x1 के अपोन में लिखना है, तो बाकी लिख लो कोफिशिएंट a2 b2 a3 b3। फिर x2 के अपोन में लिखना है तो x2 वाले कोफिशिएंट ये छोड़ दो, बाकी a1 b1 a3 b3। फिर x3 के लिए लिखना है तो x3 वाले छोड़ दो, बाकी a1 b1